Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic of heat and thermodynamics, which is laws of thermodynamics, and our topic is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics हमारे पास basically law of conservation of energy है. Law of conservation of energy क्या है कि energy can neither be created nor destroyed, but it can converted from one form to another form. कि कोई भी हमारे पास अगर सिस्टम है तो सिस्टम में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एनर्जी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड स्टेटेड एज द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी and any other form of energy can be converted into heat energy, but total energy remains constant. हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हीट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये लॉ क्या कहता है कि हीट एनर्जी को हम किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरह किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी. इट मीन्स व्हेन हीट एनर्जी इज़ एडेड टू सिस्टम इट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्म सम वर्क. अब इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट हमने डिस्कस कर लिया इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इंटरनल एनर्जी हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने पर जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी यानी उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है. एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क. जब सिस्टम्स के पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो कोई ना कोई वर्क भी परफॉर्म करेंगे. तो इसका मतलब जब भी किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और वो कोई ना कोई वर्क डन परफॉर्म करता है. इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे. एक आइडियल गैस हम कंसिडर कर रहे हैं एक सिलेंडर में, और उसके ऊपर हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है. अब सबसे पहले तो सिलेंडर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी होगी वो हमने ई इंटरनल से शो की है. सिस्टम में हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि जो सिस्टम के अंदर हीट फ़्लो कर रही है वो डी क्यू है. इस हीट के फ़्लो करने पर सिस्टम के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और वो कितनी इंक्रीज़ हुई है? डी ई इंटरनल. अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इट मीन सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई वर्क डन होगा. वर्क डन के रिजल्ट में पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, यानी जो मैकेनिकल वर्क डन हुआ है यहाँ पे वो डी डब्ल्यू है. Consider an ideal gas is enclosed in a cylinder provided with a movable piston. The internal energy of the system increased by amount dE internal, and some mechanical work dW is done on its surrounding when heat energy dQ flows into the system. अब सिस्टम में हीट एंटर हुई. हीट के एंटर होने पर सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई और सिस्टम ने कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया. इसी को हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे डी क्यू इज़ इक्वल डी ई इंटरनल प्लस माइनस डी डब्ल्यू. अब यहाँ पे देखें तो हमने हीट के साथ भी प्लस का साइन यूज़ किया है, इंटरनल एनर्जी के साथ भी, और वर्क डन के साथ नेगेटिव साइन यूज़ किया है. सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क डन के साथ हमने नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया है. उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट के प्रोवाइड करने पर अगर हमारे पास जो सिस्टम का फ़ाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाए तो वर्क डन नेगेटिव. अगर फ़ाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो तो वर्क डन पॉजिटिव. यहाँ पे हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया है उसमें हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है. हीट प्रोवाइड करने पर पिस्टन अपवर्ड मूव किया. जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, यानी कि फ़ाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा. ये माइनस वर्क डन दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये डी ई इंटरनल इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि सम ऑफ हीट एंड वर्क डन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू डी ई इंटरनल. ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की. अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हीट के साथ हमने क्यों पॉजिटिव साइन लगाया और इंटरनल एनर्जी के साथ. इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं. हीट एनर्जी डी क्यू के साथ पॉजिटिव साइन तब होता है जब सिस्टम के अंदर हीट एंटर होती है. अगर हीट सिस्टम के अंदर एंटर हो तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा. अगर सिस्टम को लीव करके जा रही है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा. हमारी इस एग्जांपल में क्योंकि हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और सिस्टम के अंदर हीट फ्लो कर रही है, इट मीन सिस्टम के अंदर हीट एंटर हो रही है, तो डी क्यू के साथ पॉजिटिव साइन आएगा.
The heat energy dq is considered positive when it enter in the system and taken as negative when it leave the system. वर्क डन को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो उसके साथ नेगेटिव साइन, और अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा. नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी को हम पॉजिटिव कब लेते हैं, यहाँ पे हमने इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाया कि जब भी हम सिस्टम को अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने पर पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा. अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आएगा. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ टेकन एज पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज़ इंक्रीजिंग while it is taken as negative when temperature of the system is decreasing. तो ये रीज़न्स थे हमारे पास कि हमने डी क्यू के साथ पॉजिटिव साइन लगाया, डी ई इंटरनल के साथ और डी डब्ल्यू के साथ नेगेटिव साइन यूज़ किया. अब आ जाते हैं सेकंड डेफिनेशन पे जो कि थी डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डी ई इंटरनल. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये हमें कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्विलिब्रियम स्टेट है, एक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें सिस्टम के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो या सिस्टम के अंदर लगने वाले तमाम टार्क का सम ज़ीरो हो, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, देन इट इज़ कॉल्ड एक्विलिब्रियम स्टेट. इसी तरह हमारे पास दो एक्विलिब्रियम स्टेट हैं, एक इनिशियल और दूसरी फाइनल. उस इनिशियल और फाइनल एक्विलिब्रियम स्टेट में अगर हम कोई भी रास्ता यूज़ करें आई से एफ़ तक जाने में तो हर रास्ते के लिए जो डी क्यू और डी डब्ल्यू का सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, डी ई इंटरनल यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि स्टेट पे डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, और हम इंटरनल एनर्जी को क्या कह सकते हैं, ये एक स्टेट फंक्शन है. The first law of thermodynamics can also be stated as the quantity dq plus dw has same value in thermodynamics process between initial equilibrium state I and final state F which is connected by any path. This quantity equal to change in internal energy hence internal energy is called state function of thermodynamics. तो internal energy को हम state function कहते हैं, यानी वो initial और final state पे depend करती है, वो जो रास्ता हम यूज़ कर रहे हैं उस पर depend नहीं करती. इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं. इसमें हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया है, उसकी इनिशियल एक्विलिब्रियम स्टेट को आई से शो किया है, उसकी फ़ाइनल एक्विलिब्रियम स्टेट को स्मॉल एफ से शो किया है, और यहाँ पे हमने तीन रास्ते यूज़ किए हैं, फर्स्ट पाथ, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पाथ, और इन तीनों रास्तों में हम आई से एफ़ तक जा रहे हैं. एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई से शो किया गया, फाइनल वॉल्यूम वी एफ़ से, और वाई एक्सिस पे प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम पी आई से और फाइनल वॉल्यूम पी एफ़ से. सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हम स्टार्ट हो रहे हैं इनिशियल एक्विलिब्रियम स्टेट आई से और मूव करके जाते हैं स्टेट ए तक. अब आई से ए तक जाते हुए अगर आप देखें तो जो प्रेशर है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो हमारे पास क्या है, पी आई. तो आई से ए तक जाते हुए प्रेशर क्या है, वो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है. फिर ए से एफ़ तक जाते हुए प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी इस दौरान वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, वी एफ़. तो आई से ए तक जाते हुए प्रेशर कांस्टेंट और ए से एफ़ तक फाइनल स्टेट तक जाते हुए वॉल्यूम कांस्टेंट. फर्स्ट पाथ, द सिस्टम ऑपरेट फ्रॉम इनिशियल एक्विलिब्रियम स्टेट आई टू स्टेट ए एट कांस्टेंट प्रेशर followed by from state A to final equilibrium state F at constant volume during this path. अब दूसरे रास्ते को देखते हैं. दूसरे रास्ते में जब सिस्टम I से B तक जा रहा है तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट, दैन B से F तक जाते हुए हमारे पास अगेन जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट. द सिस्टम ऑपरेट फ्रॉम इनिशियल एक्विलिब्रियम स्टेट I to state B thermally and then operate from state B to final equilibrium state F at constant pressure along this path. अब तीसरा रास्ता, तीसरे रास्ते में हमारे पास सिस्टम I से C तक जा रहा है. इस दौरान एडियाबैटिकल ऐसा प्रोसेस जिसमें नो हीट एंटर एंड लीव द सिस्टम. अब इस दौरान I से C तक जाते हुए सिस्टम में ना तो कोई हीट एंटर हो रही है ना कोई हीट सिस्टम से लीव कर रही है. और C से F तक जाते हुए अगेन हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. The system operate from initial equilibrium state I to state C adiabatically and then operate from state C to final equilibrium state F at constant pressure along this path.
अब तीनों रास्तों में देखें तो हर पॉइंट पे हमने डिस्कस किया, कहीं पे प्रेशर कांस्टेंट है, कहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और किसी पे हमारे पास हीट एंटर और लीव नहीं हो रही सिस्टम में, यानी हीट कांस्टेंट है। हर रास्ते में जो हमने ऑब्जर्वेशन की वो डिफरेंट थी। इट मीन्स हर रास्ते के लिए वर्क डन की वैल्यू, dw की वैल्यू, और हर रास्ते के लिए जो हीट dq की वैल्यू है वो भी क्या होगी, डिफरेंट। The amount of heat dq is calculated for each path and found difference for each path. Similarly, amount of work done dw is calculated for each path and found difference for each path. हर पाथ में हमने dq और dw की वैल्यू कैलकुलेट की और हर पाथ के लिए वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। लेकिन अगर हम इनको ऐड कर दें यानी dq प्लस dw कर दें तो हर रास्ते के लिए dq प्लस dw का सम सेम आंसर देगा, और वो आंसर किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल। It is found that sum dq plus dw has the same value for every path, initial equilibrium state I and final equilibrium state F. The sum is called change in internal energy. It shows that change in internal energy is independent of path followed and depend upon initial and final state of the system. तो internal energy हमारे पास क्या है, एक state function है जो कि path पे depend नहीं करती बल्कि initial और final equilibrium state पे depend करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीचर्स। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सबसे पहले तो हमें ये इस बात का बताता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इस रिलेशन में हमारे पास एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप है बिटवीन वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी के दरमियान। It provides existence of internal energy. It establishes mathematical relationship between work, heat, and internal energy. Conventions are necessary for the application of first law of thermodynamics. It tells us that energy is converted in every process. इससे हमें पता चलता है कि हर प्रोसेस में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसके एप्लीकेशंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोक्रोइक, साइक्लिक प्रोसेस, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे 3 रास्तों में देखा, एंड फ्री एक्सपेंशन। एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोक्रोइक प्रोसेस आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लेटर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपेंशन है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।